नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। फिलहाल थोड़ी देर पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, लेकिन आज का मुद्दा है हमारा उत्तर प्रदेश का बजट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। चौतरफा विकास की योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया है। गांव, गरीब, पुलिस, युवा, किसान, मुसलमान सब पर मेहरबानी दिखाते हुए भारी भरकम बजट पेश किया गया है। तमाम नई योजनाओं की घोषणाएं की गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पीएम मोदी के बाद सीएम योगी के बजट के मायने क्या हैं और इससे क्या हासिल हो रहा है जनता को और खुद बीजेपी को, योगी सरकार। हवा का रुख बदलने का हौसला भी है और ताकत भी। निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, निभाते हैं अगर कोई वादा कर लिया हमने, और सफर अपना किसी तूफान के डर से कभी रुकता नहीं। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया। नए भारत की नियत के साथ 4 दिन पहले मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी गुल्लक से सौगात बांटी थी और आज योगी सरकार ने 4,79,701 करोड़ के बजट का पिटारा खोल दिया। विकास का मैं समझता हूं इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। मैंने कोशिश किया है कि कोई वर्ग, और जितना पिछली बार दिया था उससे हर विभाग को हमने ज्यादा दिया है। प्रदेश में विकास को पंख लगाने के लिए सरकार ने इस बजट में 21,212 करोड़ 95 लाख रुपए की योजनाओं की भी घोषणा की। सरकार गांव, गरीब, किसान पर मेहरबान दिखी। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने और यूरिया के दाम घटाने के अलावा बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए चिंता जताई गई है। पुलिस कर्मियों की पीड़ा पर 2,000 करोड़ से ज्यादा का मरहम लगाया गया है। वहीं आंगनबाड़ियों के लिए भी बड़ा दिल दिखाया गया है। अल्पसंख्यक भी यहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके भी उन्नयन की बात है, उनके भी विद्यालयों का उन्नयन हो, उनके लिए भी आधुनिक शिक्षा मिले, ये हमारा लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक विकास के रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ। जेवर अयोध्या में हवाई सेवा, तो अयोध्या, काशी, वृंदावन में संस्कृति में पर्यटन के पंख लगाने की कोशिश की गई है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। अल्पसंख्यकों के लिए अथाह प्रेम ये की। मदरसों के आधुनिकीकरण को 459 और वजीफे के लिए 942 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई। सबका साथ और सबके विकास की भावना को चरितार्थ करने वाला बजट उत्तर प्रदेश के गांव हो या शहर, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हित का ख्याल रखने वाला यह बजट। सभी का साथ ना होता हमारा धर्म, सभी का साथ ना होता हमारा धर्म, तो फिर हम एक दरिया से छोटी सी झील बन जाते। हमारा विश्वास है दरिया की तरह बहकर। सरकार ने तो अपने भारी भरकम बजट में तमाम ऐलान कर दिए, लेकिन विपक्ष इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा है। ये बजट धोखा देने वाला निकला। किसान, बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, किसी के हित में ये नहीं है। बहरहाल योगी सरकार ने अपने तीसरे बजट में चौतरफा निशाना लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इस बजट को भुना पाएगी योगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती,
लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं। तो किसान, जवान, व्यापारी, युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, ऐसा कोई तबका नहीं जिसे इस बजट में छुआ ना गया हो, जिसकी बात ना कही गई हो। आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों से हमारा आज का सवाल जो है वो बता देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि मोदी के बजट के बाद योगी बजट, सबको साधने की कवायद, क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाएगी? यही हमारा आज का सवाल है, जिस पर आपको अपनी राय हम तक भेजनी है। @महाबहस पर आप ट्वीट कीजिए, अपनी राय हम तक भेजिए। हाँ, नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए इस सवाल का। तो चलिए अपने पैनल के पास चलते हैं। शुरुआत करते हैं महाबहस में डिबेट की। अमिताभ अग्निहोत्री इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय राय, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनिल दुबे हैं, प्रवक्ता आरएलडी, प्रोफेसर अरविंद मोहन हैं, अर्थशास्त्री, हरनाम सिंह हैं, नेता भारतीय किसान यूनियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ जी, जो आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर प्रदेश सरकार की बात हो, वादे तोड़ने के आरोप, उसी से शुरुआत की है। वित्त मंत्री ने निभाते हैं हर वो वादा जो हमने कर दिया। इस बार भी बड़े बड़े वादे कर दिए, निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, क्या लगता है? और जो वादे किए हैं उसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया जनता के बीच रहने वाली है? ये देखिए, भविष्य में क्या होगा, बजट मुझे ऐसा लगता है कि वो अवसर होता है जब आपकी दृष्टि और आपकी प्राथमिकताएं सामने आती हैं। आपकी दृष्टि कैसी है और उसके चलते आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और बजट वाले दिन उसी पर मूल्यांकन, उसी पर टीका टिप्पणी भी हो सकती है। क्रियान्वयन एक दूसरा पहलू है। आज विवाह हो रहा है, विवाह सफल रहेगा नहीं रहेगा, संतान होगी नहीं होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, ये विषय बाद के। आज तो इतने का ही मूल्यांकन हो सकता है कि वर वधू अच्छे हैं कि नहीं, घर परिवार अच्छा है कि नहीं, लड़के की नौकरी अच्छी है कि नहीं, बहुत सुंदर है कि नहीं, सुशील है कि नहीं, गुणवती है कि नहीं, यही बातें हो सकती हैं। वैसे बजट ऐसा मुझे लगता, लोकसभा का चुनाव सन्निकट है। अब महीनों का भी मामला नहीं, दिनों का मामला है। 55 दिन मान लीजिए मोटे मोटे। देश वोट डालने की प्रक्रिया में खड़ा होगा उसके बाद। उस दृष्टि से आज मैंने सुबह भी ये बात कही थी, कुछ चीजें इस बजट में मुझे दिखती हैं जो जनता की बड़े वर्ग को साधती हैं। एक मसला था, आशा कार्यकर्ती जो थी, वो आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, वो उनके वेतनमान को लेकर, उनके भत्तों को लेकर एक बड़ा संघर्ष भी रहा। उस पर सरकार ने एक पॉजिटिव नोट इस बजट में दिखाया। तो एक बड़ा वर्ग, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है, वैसे ही करीब 3.5 लाख उत्तर प्रदेश का पुलिस फोर्स है, जिसमें 2.5 लाख तो है ही, बाकी पद खाली हैं, लाख के आसपास। मैं देख रहा था बजट को, जब अध्ययन कर रहा था, तो पुलिस अवस्थापना पर, पुलिस की बुनियादी सुविधाओं पर पुलिस फोर्स की जो बजट है उसमें 42% की वृद्धि की। और शायद हमारे दर्शकों को जरूर याद होगा, मैंने ये मसला कई बार इस मंच से भी उठाया कि पुलिस लाइन में जिन स्थितियों में, बैरकों में हमारे सिपाही होमगार्ड रह रहे हैं, वो स्थितियां नारकीय हैं। अधिकांश जगह वो रहने योग्य स्थितियां नहीं। उस पर बड़ा ध्यान गया है। यह पीड़ा सुनी जानी चाहिए थी, मुझे प्रसन्नता सुनी गई। दूसरी एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती, बाकी अर्थशास्त्र मुझे बहुत समझ नहीं आता, वो तो प्रोफेसर साहब बैठे हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे।
धार्मिक स्थल जो है, तीर्थ स्थल, उनमें सुंदरीकरण हो, व्यवस्थित यातायात संचालन हो पाए, वहां सड़कें ठीक हो, बुनियादी सुविधाएं वहां हो, इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को कभी पर्दे में भी नहीं रखा। फ्रॉम द डे वन उसने कहा कि ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है जब सरकार, सत्ता परिवर्तन हुआ था और सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ की, तो उसके बाद नवरात्र था, तो उन्होंने पहला आदेश यही किया था कि जितने भी शक्तिपीठ हैं उत्तर प्रदेश में, यानी देवी के, भगवती के बड़े मंदिर हैं, उन सब पे 9 दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करिए। वो भी एक विषय है, लेकिन इसमें कंट्रास्ट, ये बड़ा कंट्रास्ट वो ये कि मदरसों के अपग्रेडेशन के लिए, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, 400 करोड़ के आसपास का कुछ फंड रखा है अरबी फारसी के जो मदरसे हैं, और मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए, वजीफे के लिए 900 करोड़ से ज्यादा का एक प्रस्ताव किया। यह भी अच्छी चीज है। लोकतंत्र में सत्ता के पर सबका हक है और संसाधनों पर सबका हक है, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, सबका हक है बराबर। 4 उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों को मेट्रो संचालन की प्रक्रिया से जोड़ने की बात है। कानपुर है, आगरा है, गोरखपुर है, वाराणसी है, शायद झांसी भी है, 4-5 शहरों को, वो भी मुझे लगा ठीक है। और प्राइमरी स्कूल में स्थिति सुधरे, उसकी दशा और दिशा सुधरे। अगर हम निजी स्कूलों के वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों की स्थिति सुधरे, वहां बच्चों की ठीक से देखरेख हो, बुनियादी सुविधाएं हो। उस पर भी दृष्टि है बजट में। फंड्स को अगर हम देखें, एलोकेशन को, तो वहां दृष्टि है। महिला बच्चियों के लिए एक योजना आरंभ की गई, कन्या सुमंगल योजना या ऐसा कोई नाम है, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं तो। मैं कल ही बजट पर पूर्व संध्या पर कह रहा था कि बेटी के साथ सरकार खड़ी दिखनी चाहिए, वो भी विषय ठीक है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी देश भर में, वो जो मोदी जी के बजट में बात आई है 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीने वाला, उसके आधार पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहेगी। इस तरह से मुझे लगता है बजट ठीक है, बजट अच्छा है। अब कसौटी होगी इसका क्रियान्वयन। कोई बड़ा एक्सप्रेसवे मुझे उतना नहीं लुभाता जितना मुझे यह बात संतुष्ट करती है कि आंगनबाड़ी के कर्मचारियों का पैसा बढ़ जाए, प्राइमरी स्कूल में ड्रेस, जूता, मोजा और बस्ते के लिए बड़ा फंड जाए, जिले के अस्पतालों का अपग्रेडेशन हो। एक पीजीआई बना देने से, वो संजय गांधी मेमोरियल बना देने से नहीं कोई उत्तर प्रदेश की समस्या सुलझ सकती स्वास्थ्य की, जब तक आप जिले में जिले अस्पताल को दुरुस्त नहीं करेंगे। एक लखनऊ में बना है, केजीएमसी भी है, मान लो 2 और बना दे लखनऊ में, लोहिया का भी हॉस्पिटल है, लोहिया के नाम, ठीक है, 2-4 और खोल दे, उससे भी सब समस्या नहीं निपटेगी। आज भी लखनऊ में किसी को भर्ती कराना हो तो सोर्स लगाना पड़ेगा, कहीं संजय राय से फोन कराओ, कहीं अनुराग भदौरिया से फोन कराओ, मंत्री ढूंढो, अधिकारी ढूंढो। जिले अस्पतालों का उन्नयन होना चाहिए, उस ओर दृष्टि है, यह भी मुझे अच्छा लगा। तो उस दृष्टि से अगर मैं इसके राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं को देखें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की कि हम उन सब वर्गों को छुएं इस बजट के जरिए जो वर्ग चुनावी अंक गणित को सीधे प्रभावित करते हैं। अरविंद मोहन जी
एक अर्थशास्त्री की नजर से मुझे बताइए, इस बजट में जो कुछ प्रावधान किए गए वो एक अर्थशास्त्र की कसौटी पर कितने खरे हैं? एक, कितने व्यवहारिक हैं? दो। अमिताभ जी, कुछ बातें आपने ऑलरेडी उठाई कि कहीं ना कहीं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन इस बजट में कुछ इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वित्त आयोग ने राज्यों का शेयर 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। उसका असर इस बार जब आप सेंट्रल शेयर देख रहे हैं, केंद्रीय टैक्सेस में उत्तर प्रदेश के शेयर देख रहे हैं, तो 1,52,000 करोड़ पहुंच गया हो। इसमें से वो 10% का हिस्सा है। एक बड़ा अमाउंट है, करीब 35,000 करोड़ का करीब अमाउंट उत्तर प्रदेश को एक्स्ट्रा मिला। उसके बावजूद भी हमारे बजट का साइज, अगर आप पिछले साल देखें अनुपूरक बजट को मिलाते हुए, तो पिछले साल का बजट 4,70,000 करोड़ का है, उससे सिर्फ 10,000 करोड़ यहां पे बढ़ रहा है। ये तो आप रिसोर्सेस ओवरऑल एक्सपेंडिचर के साइज की हम बात कर रहे हैं। मोटे शब्दों में अगर आप इन्फ्लेशन को नेगेट कर दें तो इफेक्टिवली बजट का साइज आपका लगभग बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जो आपके पास 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिले आपको, वो पूरा का पूरा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के चलते जो चेंजेस किए, कुछ स्कीम्स उन्होंने पूरी तरह बंद कर दी, और बाकी स्कीम्स में जिनको चालू रखा, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जिनको चालू रखा, वो ज्यादातर कार्यक्रम में स्टेट का शेयर बढ़ा दिया, केंद्र का शेयर कम कर दिया। तो जो एक्सपेंडिचर साइड हम देख रहे हैं, ज्यादातर जितना एडिशनल रिसोर्स था वो सारा उसमें चला गया। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बजट में आप कहीं पर भी कोई नई स्कीम नहीं ला रहे। जो गैप क्रिएट हुआ तमाम स्कीम्स बंद होने की वजह से, उसको कैसे आप पूरा करने जा रहे हैं, ये कहीं नहीं दिख रहा है। ये पहला मसला है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इस तरीके से उलझ गए कि आप कोई नया इंटरवेंशन लाने की स्थिति में नहीं रह गए। ये पूरा बजट 2+1 को आपने 3 कर दिया। यहां बड़ी समस्या है देश के सामने, प्रदेश के सामने। रोजगार एक बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर रोजगार के लिए हम सालों से यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके के इंटरवेंशंस की आवश्यकता है वो नहीं हो पा रहे हैं। ये बजट भी कहीं ना कहीं इस तरीके के इंटरवेंशंस करने में पूरी तरीके से चूक रहा है। हम कोई ऐसी बड़ी योजना लेकर के नहीं आ रहे। जो बात आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आप आंगनवाड़ी की तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों के लिए कुछ कर दे रहे हैं, इससे प्रदेश नहीं बदलने वाले। इसकी जरूरत है, अच्छा है, आपको करना चाहिए था, आपने किया। लेकिन जो तमाम रोजगार सीख करने वाले तमाम बेरोजगार युवा है, उनके लिए इंटरवेंशन हमें करना था, ग्रोथ लानी थी। मुझे लगता है कि अब बजट बनाते समय हमें कुछ मूलभूत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं ग्रोथ को लेकर के। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने बताया कि 7% ग्रोथ हो गई। मुझे लगता है कि इसको हमें बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए। अब पैराडिगम शिफ्ट का समय आ गया है। देश के युवाओं को अंक नहीं चाहिए कि 7% है कि 10% है कि 12% है। उनको रोजगार चाहिए, उनकी जेब में साधन चाहिए। हम जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बजट बना रहे हैं, आपके पास आऊंगा दोबारा, किसको बदलने का बाकी मित्रों को भी बहस में ले आऊं। डॉक्टर साहब दोबारा आऊंगा आपके पास, बाकी मित्रों को भी बहस में ले आऊं। मैं अरविंद मोहन जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये निफ्टी, ये शेयर बाजार, ये जीडीपी, ये इंडेक्स, इससे ननकू और रज्जाक को का कोई वास्ता नहीं रहा कभी, आजादी की बात से लेकर आज तक। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। मूल प्रश्न इतना है, मैं तो ठेठ गांव का आदमी हूं। मान लीजिए पूरी दुनिया कह दे कि आपकी ग्रोथ रेट आसमान पर पहुंच गई, सब ताली बजाएं, और मैं भूखा रहूं तो मैं कैसे मानूं? इसलिए मैं हमेशा हर सरकार के समय यही कहता रहा, आंकड़े अपनी जगह हैं, उनका एक सीमा तक सम्मान है, लेकिन व्यवहारिक सामाजिक सच्चाइयां भी देखी जानी चाहिए। हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस की नजर में बजट कैसा? जी, आप कमियां तो बताएंगे, कुछ अच्छा भी दिखा अमिताभ भाई, अगर पूरे बजट जी हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से इसका पूरा विश्लेषण किया है कि कितना हमने इस बजट को बढ़ाया है, तो मुश्किल से 10,000 करोड़ पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाया है। और अगर हम वैसे भी देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें,
तो अब की जो है कुल 12% जो है वो बजट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ाया गया है। अगर हम इंटरिम बजट्स को डालें बीच में जो आए हैं जी 12% बढ़ाया गया, जबकि उससे पहले 19.3% जो है वो बजट में वृद्धि हुई थी। यह अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो प्राप्त होने वाला धन है, जो रिसोर्सेज है, वो सूख रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। और अगर प्राप्त होने वाला धन कम हो रहा है तो मतलब यह है कि जिस विकास की बात की जा रही है 7% 6% जो भी कही जा रही है वो नहीं है। अगर वो होती तो हमारे बजट का साइज बड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए बजट लाए जाते। जाहिर सी बात है इससे जो है रोजगार का सृजन नहीं होगा अगर हमारी विकास की दर है ही नहीं। इससे निश्चित रूप से अगर हम कृषि के क्षेत्र में जाकर के देखें तो वहां पर भी करीब 26% पिछले साल के मुकाबले में बजट में कटौती हुई है, जो अपने आप में चौंका देने वाली चीज है। और दूसरी इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज है वो ये है कि अगर 200 करोड़ रुपए पुलिस के आधुनिकीकरण के ऊपर खर्च किए गए हैं, तो अमिताभ भाई आप बताइए 22 करोड़ की आबादी में 200 करोड़ मात्र खर्च किए जा रहे हैं पुलिस के आधुनिकीकरण पे, और फिर हम कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को अच्छा बना रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। पुरानी बंदूकें, पुरानी चीजों के साथ किस तरह से ये सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, पुलिस के बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 2200 करोड़ रुपए खर्च होगा। पुलिस की बुनियादी सुविधाओं पर जो विकास होना है उस पर 2200 करोड़ रुपए बेशक वो बहुत अच्छा हुआ। हम इसी पे आ रहे थे। आप पूछ रहे थे कि इसमें कुछ अच्छा दिखाई दिया, तो हम इसी पे आ रहे थे। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो लगातार आपने पुलिसकर्मियों को लेकर के उनकी जो एक जो उनके ओवरऑल जो उनका रहने सहन है उसको लेकर के जो बहस हुई, कई दफा हम आपके साथ बैठे। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है सरकार जी 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 जी, और इसके लिए कारण जो भी हो, बस 5 सेकेंड और लेंगे अमिताभ भाई, बस 5 सेकेंड और लेंगे इसमें जी। तो ये एक अपने आप में चिंताजनक बात है। एक और इसके अंदर चिंताजनक बात जो दिखाई दी वो ये है कि जो गोरखपुर के बीआरडी को कोई भी पैसा नहीं दिया गया, तो क्या सरकार ने यह बदला लिया है जो वो हार गए वहां के गोरखपुर में, जिसकी वजह से बीआरडी जो वहां के हॉस्पिटल है जहां इतने बच्चों का जो है चिकित्साई कमियों की वजह से निधन हो गया था। ठीक है हिलाल भाई, ठीक योगी सरकार आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे हिलाल भाई, दोबारा आएंगे। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलूंगा। बीआरडी का देखना पड़ेगा, लेकिन सैफई के अस्पताल को खुले दिल से पैसा दिया गया है। सैफई की भी एक अपनी विशेषता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी एक मसला है। खैर अनुराग भदौरिया साहब, और एक बात और कहूंगा मैं, हिलाल भाई ने इसके साइज पर जोर दिया बजट के, उसकी पृष्ठभूमि अरविंद मोहन ने भी बनाई। इस गवर्नमेंट से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बजट का शायद आखिरी आकार जो मुझे स्मरण है 2-2.25 लाख करोड़ था 16 में। आज वो 4.25 लाख करोड़ हुआ है। यह भी ध्यान रखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जरूरतें तब भी उतनी थी, समस्याएं उतनी ही थी, आबादी भी उतनी ही थी। कितने प्रतिशत बढ़ा है? अरे हिलाल भाई, तब 2 लाख करोड़ में सब कर लेते थे क्या? नपना तो एक रखो है भाई। अनुराग भदौरिया, हमने ये कब समाजवादी पार्टी, मैंने सुबह अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। 5 साल का इन्फ्लेशन भी इसमें लगेगा, एक बात ठीक है। 5 साल का इन्फ्लेशन 2 लाख करोड़ को 4.25 लाख करोड़ तो नहीं करता ना मित्र। 2016 का बजट में बता रहा हूं। लेकिन कितना प्रतिशत इंक्रीज है वो आप जोड़ो के बजट, आप जोड़ो बात के बजट में कितना हिलाल लखवी साहब, वो आप जोड़ो। 2016 में 2.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट था। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश का बजट समाजवादी पार्टी की निगाह में 375 था शायद, 3.5 लाख करोड़। हाँ 375 था। अमिताभ जी 3.5 मैं बोलूं, अमिताभ जी मुझे तो लगता है कि पहला बजट ऐसा है जिसने किसान, युवा, महिला और शिक्षा मित्र ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको इस बजट में ठगा नहीं। मैं उनसे सीधा सवाल पूछता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें करते थे आप गौशाला के लिए 247 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और रोजगार के लिए मात्र 100 करोड़। 100 करोड़ में आप रोजगार दे दोगे सबको? इतने बड़ा उत्तर प्रदेश में जहां पे 8 करोड़ युवा, उसको आप 100 करोड़ में रोजगार दे दोगे? गन्ना किसानों का आपने बकाया के बारे में बात नहीं की कि आप दे देते।
हमने गोरखपुर बनारस में एम्स की जमीन पड़ी हुई है, क्या एम्स बनाने की बात की उन्होंने? बना देते ना। छित्रा में शिक्षा मित्र इतने सालों से बैठे, उन पर लाठियां तो बरसाई आपने, अरे बजट में भी कुछ उनके लिए ध्यान दे देते। लैपटॉप आप दोगे नहीं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हो आप उनके स्कूलों में तो गाय भैंस बांध दे रहे हो, और लैपटॉप आपको फ्री में देने थे, मुफ्त में देने थे, उसकी बात नहीं की। आप कह रहे थे पढ़ाई लिखाई में स्वेटर जूता चप्पल मोजा, आपको ही पता है अमिताभ जी, हमें ही पता है, हम लोगों ने लास्ट डिबेट की थी, ये समय पे दे ही नहीं पाए थे, ना स्वेटर दे पाए थे, ना जूता ना मोजा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में गए थे, ये इनकी हालत होती है। स्मार्ट सिटी के लिए आप 2000 करोड़ रुपए और मलिन बस्ती के लिए मात्र आप 400 करोड़ रुपए दोगे। मतलब आपके लिए स्मार्ट सिटी इंपॉर्टेंट होगी, जो गरीब आदमी मलिन बस्ती में रह रहा है उसको उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हमने समाजवादी पेंशन के हिसाब से महिलाओं को 500 रुपए के हिसाब से दिया था, आपने वो भी बंद कर दिया। अरे महिलाओं से इतनी नफरत क्यों आपको? महिलाओं में हमने 500 दिया था, 1500 दे देते, अच्छा लगता, हम भी ताली पीटते। आंगनबाड़ी में महिलाएं हैं, तो विधवा पेंशन में महिलाएं हैं, सुमंगल कन्या योजना में महिलाएं हैं, में आंगनबाड़ी के अलावा भी तो महिलाएं हैं। अमिताभ जी, सारी महिला आंगनबाड़ी में नहीं है, हमारे घर में आंगनबाड़ी में कोई काम नहीं करता, तो हमारी महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? जरूरी आंगनबाड़ी महिलाओं को मिले, बाद बाकी महिलाएं क्या करें? मुस्सिका लगा ले मुंह में, अच्छा मुस्सिका लगा के बैठ जाए, खाना वाना ना खाए, उनको नहीं मिले क्या? सम्मान होना चाहिए ना। अच्छा उनको नहीं मिले क्या? सम्मान करे ना, जो सबसे मुसीबत में है वर्ग, उनको मिले। अरे उनको मिले, मैं तो बोलता हूं उनको मिले। आपने बोला था कि हम पॉलिटिक्स जब हम आएंगे तो हम जगह जगह पे पॉलिटिक्स खोलेंगे, तो आपने तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट खोला नहीं, ना आईटीआई आपने कोई खोला, ना आईटीआई की आपने बात की। इधर आप बात कर रहे हो आईटीआई नहीं खोला, ठीक है। अनुराग भदौरिया, अनिल दुबे और हरनाम सिंह को भी सुन लूं, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा। ठीक है अनुराग भदौरिया। अनिल दुबे जी, एक्सप्रेस वे बना दिया हमने, बजट पर आरएलडी की 3 आपत्तियां बताइए। ठीक है अनुराग, ठीक है, बजट पर आरएलडी की 3 आपत्तियां बताइए, 1 2 3। एक लास्ट बात बोलूंगा, ठीक है अनुराग, रुको भाई। जब तक आप रोजगार के ऊपर जोर नहीं दोगे, रोजगार अनिल दुबे नहीं दोगे, तब तक इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। आप बहकावे मत रखो। एक सेकंड, अनिल दुबे 4,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में खर्च कर सकते हो, वहां पे रुको भाई, दंगल करोगे। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया रुकना होगा अभी। अनिल दुबे जी। अमिताभ जी, जी मेरी पहली आपत्ति यह है में देखी की गई, और जो सबसे बड़ी बात है जिसको कल विधानसभा में गन्ना मंत्री ने स्वीकार किया था कि जो है 6 लाख करोड़ 6,000 करोड़ और 54 लाख उन्होंने स्वीकार किया दिसंबर 31 तक, जबकि वो जनवरी में बढ़ करके 8 हो चुका है, और पिछला बकाया 2,000 करोड़ और 1,000 करोड़। दो कमियां बताइए, तीसरी कमी 13,000 दुबे, तीसरी कमी बताइए। और तीसरी आपत्ति जो बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी के सवाल पर इस सरकार किसान, गन्ना मूल्य भुगतान और बेरोजगारी, 3 बातें आपने बताई। ठीक है, अब मैं हरनाम सिंह से पूछ लूं। ठीक है अनिल दुबे, ठीक है। और हरनाम सिंह जी, एक किसान होने के नाते, किसानों के एक संगठन के पदाधिकारी होने के नाते आप बताइए, गांव खेत किसान और बजट क्या कहेंगे, कैसा लगा? फिर मैं अंत में सबके सवाल लेकर संजय राय के पास जाऊंगा। देखिए अमिताभ जी, एक गांव में कहावत है, जब अंधरा आंखी पावे तो जगपति आए। इससे पहले भी तमाम बजट आए हैं, और ये चुनाव के समय का बजट है। इसमें किसान, गांव का जो मजदूर है, किसान है, गरीब लोग हैं, इसका मूल्यांकन करेंगे। अगर इससे पहले भी बजट आए हैं, अगर अच्छा होगा जी तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर लाभ पहुंचाएंगे लोग, और अगर अच्छा नहीं होगा, किसानों की समझ में नहीं आया होगा, तो इसका जवाब चुनाव में देंगे। अब तो दोनों बजट आ गए, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। बिल्कुल ठीक बात, बहुत ज्यादा टिप्पणी करने का हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बनता है। मतलब आप टिप्पणी जो करनी है वो ईवीएम पे करेंगे। आम आदमी को मूल्यांकन करना है भाई, और कुछ नहीं है। गन्ना किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था घोषणा पत्र में 14 दिन में भुगतान देंगे, जी 14 दिन में भुगतान देंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य हरनाम बढ़ाया सिंह की गया बात मुझे अच्छी 1750 लगी। रुपए, लेकिन हरनाम सिंह जी की बात हमें 1400 अच्छी लगी। अब क्रिया प्रतिक्रिया का समय कहां? अब तो जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी ईवीएम पे होगी। खरी बात कही उन्होंने, अच्छी बात कही, बधाई हो। किसान नेता ऐसा ही होना चाहिए। संजय राय, आपने एक अर्थशास्त्री को भी सुना, लेकिन ईवीएम में उन्होंने ये भी बताया, आपने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुना। अनुराग, नो, दिस इज नॉट द वे, ये नहीं चलेगा, कतई नहीं। संजय राय, आपने सपा को सुना, आरएलडी को सुना, कांग्रेस को सुना, किसान के पक्ष को सुना और एक अर्थशास्त्री को सुना। बजट पर किसको क्या आपत्ति है, ये आपने सुना। उनको रिस्पॉन्ड करिए और ये बताइए कि आपकी नजर में ऐसा क्या खास है जिसके चलते जनता इस बजट को दिल से लगाए। ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा जी। मुझे चूंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा समय चाहिए और मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि एक रियलिस्टिक बजट जो है कि ये है, जिसमें अनावश्यक उसके साइज को इतना बड़ा नहीं किया गया है कि वो लागू ही ना हो पाए, एक। और दूसरी बात कि 21,212 करोड़ रुपए इसमें नई परियोजनाओं के लिए रखा गया है। तीसरी बात यह है कि हम दो नारे हमारे थे, सबका साथ सबका विकास और किसान गरीब बेरोजगार, इसकी बात हम करते थे। उसके हिसाब से कैसे ये बजट फिट है। किसानों के मामले में सबसे बड़ा स्टेप क्या लिया कि वर्षों से, दशकों से, एक डेढ़ दशक से मिलें बंद थी, गवर्नमेंट सेक्टर की सहकारी मिलें, उनको स्टार्ट करने की योजना बनी है। उसके अलावा कृषि विपणन, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्राम विकास, लघु सिंचाई, नए रोड बनाने, केवल नागरिक उड्डयन के लिए हम लगभग 3,000, अनुराग जी बोलेंगे नहीं, 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या जेवर एयरपोर्ट से लेकर के जो एयरपोर्ट बनेगा, सड़क बनेगी, मेडिकल कॉलेज, 13 हमने नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं। क्या वो सारे जो बन रहे हैं उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या अनुराग जी, अब टोकिए मत भाई। तो अनुराग, नो, दिस इज नॉट द वे, ये नहीं चलेगा भाई। रोजगार सब जगह मिल रहा है। हाँ, लेकिन तेरा नाम तो पूछ लीजिए। नहीं, नाम आप वो पूछ लेंगे, हम बता देंगे। नहीं चलेगी मित्र, और अगर आप नहीं चलेगा, कम से कम मेरे शो में नहीं चलेगा। संजय, आपको लोग वरिष्ठ संजय राय, आप वरिष्ठ बनने के लिए तैयार नहीं है। की आवाज बंद करिए। संजय राय, आप बोलिए। जहां तक जी, और दूसरी बात कि हमने रोजगार में क्या समझा है कि दो तरह का रोजगार है। एक है सरकारी नौकरी से रोजगार और दूसरा है स्वरोजगार। मैं समझता हूं कि पूरे देश के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देके नहीं पूरा किया जा सकता। इसीलिए हमने जो है कि केंद्र की सरकार से शुरू करके और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें हिस्से लगे हैं, पैसे लगे हैं, मुद्रा लोन, स्टार्टअप, स्टैंड अप, सारी योजनाओं से हमने लोगों को रोजगार दिया, पैसे उपलब्ध कराया है। बिना गारंटी के जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिए हैं, वो रोजगार के लिए ही दिया है। तीसरी बात कि बीआरडी कॉलेज को नहीं दिया। भैया, बीआरडी कॉलेज में जिस बार मुख्यमंत्री जी 19 मार्च को शपथ लिए थे, उसी साल अगस्त महीने में मस्तिष्क ज्वर से वो हुआ, मौतें हुई, पूरा हाय तौबा मचा। इस तरह की व्यवस्था पिछले सालों में किया कि बीआरडी कॉलेज में इस बार भी अगस्त महीना बीता है, जुलाई का बरसात, लेकिन मौतें नहीं हुई हैं, बहुत कम हुई हैं पिछले सालों की तुलना में। ये हमने बीआरडी कॉलेज, और बड़प्पन देखिए, बड़प्पन यह है कि हमने सफाई को भी देने में यह नहीं किया कि नहीं, क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल 4 जिले का विकास करती थी। समाजवादी पार्टी 4 जिले में। ब्रेक के बाद आएंगे, तब इस निहायत पॉलिटिकल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कोई अर्थशास्त्र नहीं, इस बजट का राजनीति शास्त्र क्या कहता है। अमिताभ जी, 2019 इलेक्शन का इस बजट पर कितना असर और इस बजट का 2019 इलेक्शन पर कितना असर? नहीं, वही मुख्य बात है। बाकी तो फिर सेमिनार्स के विषय हैं। मैं सारे मेहमानों से एक एक करके यही सवाल पूछूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। लोकसभा चुनाव में इस बजट से बीजेपी को फायदा या विपक्षी दलों को फायदा, क्या लगता है? छोटी सी टिप्पणी।
लेकिन मुझे लग रहा है ये बजट न्यूट्रल मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अच्छा किसी को फायदा नुकसान नहीं, इश्यूज हैं उनका इम्पैक्ट इतने शॉर्ट पीरियड में कुछ क्या नहीं आपके मुताबिक ये न्यूट्रल है, किसी को ना फायदा ना नुकसान के लिए? ठीक है। अब अरविंद जी इसका विश्लेषण का समय नहीं है, सॉरी विश्लेषण का समय नहीं है, सिर्फ टिप्पणी का समय है, सिर्फ टिप्पणी का समय है अभी मित्र। हरनाम सिंह जी वही सवाल आपसे लाभ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हरनाम सिंह जी, चुनाव में 50-55 दिन बाकी, किसको फायदा किसको नुकसान? देखो फायदा नुकसान जल्दी से भाई पहले बता दिया है कि अब ये टिप्पणी और बहस का समय नहीं बचा है। अब तो जो भी कुछ होगा वो ईवीएम पर ही जाके होगा। ठीक है। और अगर किसान के लिए अच्छा किया है तो किसान एक बार फिर इनको लाएगा और नहीं फिर विरोध में जाएगा। बस दो बिल्कुल ठीक बात। हिलाल भाई चुनाव में जी किसको फायदा किसको अमिताभ भाई बस सिर्फ 10 जी नहीं, सिर्फ इतने उत्तर चाहिए। अमिताभ भाई बस सिर्फ 10 सेकंड बहुत कम है आगे। नहीं एक्स्ट्रा का समय नहीं, हम उसी को देंगे। आज जरूरी नहीं बताना जी। नहीं सर, सर 2016 का बजट 3,86,000 करोड़ था, अंतरिम बजट को मिला ले तो 3,75,000 करोड़ होता है। ये एक सही आंकड़ा है जो कि दर्शकों के पास जाना चाहिए था। सर इसके अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है, जिस तरह से किसानों के ऊपर बिजनौर में डंडे बरसाए, उसके बाद बजट में उनको किसी भी तरह का कोई भी पैसा देने का वादा इसी बात को आप भी कहेंगे, शब्द कम कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर। अनिल दुबे, इस बजट का राजनीति शास्त्र, आप चुनाव शास्त्र, देखिए इस बजट से नौजवान और किसान निराश हुआ है और वो लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ जाएगा। जी ठीक। अनुराग भदौरिया वही टिप्पणी आपसे, वही सब प्रश्न, छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं संजय राय के पास जाऊं। इस बजट से महिलाएं, हाँ इस बजट से महिलाएं, किसान, युवा और बेरोजगार पूरी तरह निराश हुआ है। और अभी इलेक्शन होने वाला है, इनकी लुटिया ले जाके वो कुंभ में डुबो देगा जहां ये कैबिनेट कर रहे थे। ठीक है संजय राय सरकार को वहीं कुंभ में डुबो के गंगा नहा लेगा, उसके बाद कहेगा अब अच्छे दिन आएंगे। ठीक है अनुराग, आगे लंबी बात नहीं अभी, ठीक है आगे बात। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, सीनियर पॉलिटिशियन ने, कि बजट वो दस्तावेज होता है जिस पर प्रतिक्रियाएं सबकी पहले से पता होती हैं। संजय राय, 2019 का चुनाव सामने, बजट आपको कितना फायदा देगा? आपके विरोधी तो दूसरी बात कह रहे हैं। विरोधी लोगों को तो दुकान जो है कि विरोधी लोगों की दुकान ही बंद कर दिया है मोदी। ताला लेके तो अमित शाह जी घूम रहे हैं अलीगढ़ का, अलीगढ़ का ताला तो अमित शाह लेके फिर शुरू किए। ताला तो आप ही के ऑफिस पर लगाने वाले हैं, ताला हमारे पास। अनुराग नो, जल्दी से संजय जल्दी कंप्लीट करिए, मुझे 1 मिनट के अंदर वाइंड अप करना है। अनुराग भदौरिया नो, देखिए संजय राय जल्दी कंप्लीट करिए, 30 सेकेंड। सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए, सैफई जैसे जगह के लिए, जहां पहले जैसा कि आपने कहा बड़े मन से दूरदृष्टि के साथ बनाया गया बजट है। एक अमिताभ जी आखिर में आप यही जानना चाहेंगे भाई सबको विराम देना होगा, थक गए हमारे मेहमान लोग। मैं उसी बात को रखूंगा, खासतौर पर डॉक्टर अरविंद मोहन को इसके संज्ञान में ज्यादा लाना चाहूंगा। बजट वो फिल्म है जिसको बिना देखे ही समीक्षा तय होती है, कौन समीक्षक क्या रेटिंग देगा। मैंने 25 वर्ष लोकसभा कवर किया रिलीजियसली, एक पत्रकार के नाते मुझे बजट की प्रक्रिया पता होती थी। कांग्रेस की सरकार होती थी, मुझे पता था अटल जी क्या बोलेंगे, बजट क्या आए पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो मुझे पता होता था पवार साहब क्या बोलेंगे, करुणानिधि क्या बोलेंगे, राहुल जी क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जी क्या कहेंगे, मायावती जी थी सदन में, वो क्या कहेंगी। इसमें कोई नई बात नहीं, चौंकाने वाली बात नहीं। मुझे तो बात अच्छी लगी हरनाम सिंह की, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने कहा भैया हमसे क्या पूछ रहे हो, जिनके लिए बजट है उन्हें अच्छा लगेगा तो अच्छा फायदा देंगे, नहीं लगेगा तो खिलाफ जाएंगे। इससे सच्ची और क्या बात होगी। लेकिन मैं एक बात कह के बहस समाप्त करूंगा, आज्ञा लूंगा।
कोई बजट ऐसा नहीं होता जिसमें सब खराब हो, और 52 से आज तक कोई बजट ऐसा आया नहीं। पुराने बजट मैंने पढ़े, चाहे देशमुख साहब ने रखा हो पहला बजट, और चाहे आज पीयूष गोयल ने रखा हो 10 दिन पहले भारत का बजट। पुराने मैंने पढ़े और 30 बरस के देखे खुद पार्लियामेंट में उपस्थित होकर, और कोई बजट ऐसा नहीं जिसमें सब कुछ अच्छा हो। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, संतुलित दृष्टि बजट में कभी नहीं आती। प्रतिक्रिया में एक पक्ष होता है जो कहता सब खराब, दूसरा कहता सब अच्छा। कोई बजट ऐसा हुआ ही नहीं आज तक जिसमें सब खराब हो या 100% अच्छा हो। हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। डॉक्टर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। बजट चीज ही ऐसी है। धन्यवाद। आप सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।